हेलो एवरीवन। तो आज हम समझने वाले हैं सिरा शरीर, इसको हम बोल सकते हैं वेनस सिस्टम। ठीक है। अब सिरा सिरा का इंग्लिश में क्या मतलब होता है? वेन। और वेन को आपने पढ़ा है कि जो डीऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती है आपको, वो होती है वेन। ठीक है। लेकिन ये डेफिनेशन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी वेन कह रहा है कि डीऑक्सीजन ब्लड को कैरी नहीं करते। कुछ हमारे पास ऐसी भी वेन होती है जो ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती है, जैसे कि हमारे पास पल्मोनरी वेन और अम्बलाइकल वेन। ये दो वेन ऐसी वेन होती है जो ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती है। तो इसकी सर राइट डेफिनेशन क्या है? आप बोल सकते हो विच कैरी ऑक्सीजन ब्लड टूवर्ड हार्ट। देखो, विच कैरी ब्लड, सॉरी ऑक्सीजन ब्लड नहीं, मतलब ऐसी वेन जो केवल ब्लड को कैरी करे और हार्ट की तरफ ले जाए। केवल अगर आप ब्लड बोलोगे तो सही रहेगा, आप डीऑक्सीजन ब्लड नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी भी वेन होती है जो ऑक्सीजन ब्लड भी कैरी करती है। तो आप बोल सकते हो विच कैरी ब्लड टूवर्ड हार्ट, ठीक, इज कॉल्ड वेन। अब हम इसका हिंदी में देख लेते हैं कि सिरा सिरा की निरुक्ति देखते हैं। पहला आता है सरनाथ सिरा। सरनाथ का क्या मतलब होता है? यानी वेन का मतलब, इसका मतलब होता है कि वेन के अंदर हमेशा जो ब्लड है वो फ्लो होता रहता है, तो उसके फ्लो होने की वजह से उसमें कुछ मूवमेंट होती है। यानी वेन के अंदर हर समय कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है, तो इसलिए बोलते हैं हम सरनाथ सिरा। ठीक। फिर है इसका एक और पॉइंट, जो रक्त को हृदय की तरफ ले जाए इज कॉल्ड सिरा, या फिर आप बोल सकते हो वेन। ठीक, जो रक्त को हृदय की तरफ ले जाए, ये सही डेफिनेशन है इसकी। आप ये मत लिखना जो जो डीऑक्सीजन ब्लड को हृदय की तरफ ले जाए, वो गलत हो जाएगी, क्योंकि कुछ वेन ऑक्सीजन ब्लड को कैरी भी करती है। ठीक है। सिरा क्या कर, आप क्या बोलते हो? देखो, ये गलत डेफिनेशन जो मैंने लिखी है, आप बोलते हो सिरा, जिसको हम वेन भी बोलते हैं, जो कैरी करती है ऑक्सीजन ब्लड, जो कि आपकी गलत डेफिनेशन हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन होते हैं। पल्मोनरी वेन जो लंग्स की ओर, लंग्स में निकलती है, मतलब जो लंग्स की ओर ले जाती है। जब आपने पढ़ा होगा ना सिस्टमेटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन आपने देखा होगा। फिर ये होती है हमारे पास अम्बलाइकल वेन, और ये अम्बलाइकल वेन भी जो नाभि से निकलती है, वो भी ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती है। तो ये दो एक्सेप्शन हो जाते हैं वेन के, इसलिए इनकी राइट डेफिनेशन होती है जो रक्त को हृदय की तरफ ले जाए, ना कि जो ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करे। ठीक, तो डेफिनेशन ये हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं शरीर की वह धमनियाँ। धमनियाँ, देखो धमनियाँ को हम क्या बोलते हैं? वेसल्स। यहाँ पर धमनियाँ का मतलब सिरा भी हो सकता है, और धमनियाँ का मतलब धमनी। धमनी मतलब जो आर्टरीज है, दोनों ही मतलब हो सकते हैं। वेन और आर्टरीज दोनों ही कह रहे धमनी का मतलब हो सकते हैं। तो शरीर की वह धमनियाँ जो धातु का पोषण कर अपने केंद्र तक पहुँच जाती है। केंद्र कौन होता है? हार्ट होता है। यानी कर क्या रही है? जो धमनियाँ ब्लड वेजल्स है, अब ये सब पहले क्या होगी, मतलब ब्लड आ रहा है और कहाँ जाएगा? जैसे आर्टरीज है, तो आर्टरी क्या करेगी? टिश्यू तक कह रहा ब्लड देगी। टिश्यू तक ब्लड देने के बाद उसका क्या करेगी? पोषण करेगी। भाई आपने देखा ना, रक्त से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, इस तरह से धातु का पोषण होता है। तो यही बोला जा रहा है, शरीर की वह धमनियाँ जो धातु का पोषण कर अपने केंद्र तक पहुँच जाती है, उसको हम सिरा या धमनी, केवल धमनियाँ कहते हैं। ठीक है। हाँ, फिर हम बात करते हैं उत्पत्ति स्थान की। आखिर ये जो सिरा है उसका उत्पत्ति स्थान है कहाँ? फिर हम बात करते हैं सिरा के उत्पत्ति स्थान की। देखो, सिरा के उत्पत्ति स्थान कहाँ पर बताया? उत्पत्ति मतलब वो कहाँ से बनी है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ से इसका इनिशियल फॉर्मेशन हुई है। तो बताया नाभि मूल, यानी जो नाभि है ना आपके अम्लाइकल है, तो वहाँ से कह रहा है जितनी भी सिराएं है उनका नाभि मूल बताया गया है। मूल इसलिए बताया गया है क्योंकि नाभि से ही कह रहे हैं सारी सिराओं की उत्पन्न होती है, तो इसलिए नाभि को मूल बताया गया है। मूल मतलब रूट। जैसे एक पेड़ की रूट होती है ना, पेड़ की रूट मतलब मूल होता है कि उस रूट से वो पूरा निकलता है, उसी तरह नाभि से कह रहे हैं सारी सराई निकलती है। फिर प्राणियों के प्राण भी इस नाभि से आश्रित होते हैं, और जो प्राणी प्राणी मतलब हम लोग, ठीक है, उनके भी क्या है, प्राण किसमें बताए गए? नाभि में बताई गई है। ठीक है। आप खुद भी सोच सकते हो, भाई एक पेड़ है, उसकी जो रूट है उसी में तो उसके प्राण होते हैं। रूट नहीं रहेगी तो पेड़ भी ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, खाना नहीं बना पाएगा। ठीक है, नई ब्रांचेस लीफ नहीं बना पाएगा। उसी तरह अगर हमारे कह रहा है कि नाभि में कोई आघात होता है तो हमारे प्राण भी कह रहे चले जाएंगे, क्योंकि हमारी नाभि क्या है? एक मूल है हमारा। ठीक। अब हम पढ़ते हैं इसके प्रकार, जो कि यही चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रकार एवं भेद, और यही मैंने सबसे अच्छे बताए इस चैप्टर में। मतलब बताए तो सब अच्छे है, मतलब इनको अच्छी तरह से क्लासिफिकेशन कर दिया ताकि आपको जीव के तू ऐसे ही समझ में आ जाए। जैसे प्रकार में भी देखते हैं, जो सिरा शरीर है उनके 4 प्रकार बताइए। पहला वात व सराय, पित्त व सराय, कफ व सराय और रक्त व सराय। का ये नाम क्यों दिया गया है वात व पित्त व? भाई हम अपने आयुर्वेद में क्या पढ़ते हैं? वात पित्त कफ, यही तो पढ़ते हैं। तो ये सिरा भी क्या किसको कैरी करती है? मतलब जो सिराएं वात को कैरी करेंगी वो वात व सराय, जो सिराएं पित्त को कैरी करेंगे पित्त व सराय, जो सिराएं कफ को कैरी करेंगे तो कफ व सराय, और जो सिराएं रक्त को कैरी करेंगे तो रक्त व सराय। ठीक है। क्या बताया? फिर से बता रहा हूँ। सिरा के कह रहा है कि 4 प्रकार बताए, वात व, पित्त व, कफ व और रक्त व। और इन सिराओं को कह रहे हैं कितने कितने बताए? वात की 10 सिराएं होती है, पित्त की 10 सिराएं, कफ की 10, चारों की
10 सराय होती है। टोटल ये 10 मिलके कितने हो जाती है, 40 मोल सराय होती है। यानी कि ये 40 मोल सराय इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इनसे आगे जाके और सराय निकलेंगी। अगर आपने ये पढ़ा होगा जैसे एरोटा हो गई, एरोटा से आर्टरी हो गई, फिर कैपिलरीज हो गई, जिस तरह से ब्रांचेस निकलते हैं ना, उसी तरह कह रहा है इनसे भी ब्रांचेस निकल रही है कि वात वह सराय की 10 ब्रांच, देखो वात वह सराय 10 होती है और इन 10 से कह रहा है और ज़्यादा कह रहा है ब्रांचेस निकल रही है। इन पित्त की कह रहे हैं इनसे और ब्रांचेस निकल रही है। उसी तरह से देखो जैसे वात व सराय 10 होती है, इन 10 की कह रहा है फर्दर आगे कह रहा है 175 ब्रांच होंगी, इनकी भी सेम और इनकी भी 175, मतलब सेम ही होंगी चारों के। कितने कितने ब्रांचेस निकलेंगे, शाखाएं 175, 175 और 175, 175। तो आपको ये क्या ध्यान रखना है, पहला ये, अगर आपसे पूछे कि सिरा के कितने प्रकार होते हैं तो आपको बताना सिरा के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सिराय के मूल सराय कितनी होती है तो आपको बताना है 40 मूल सराय होती है, ठीक है। क्योंकि इन मूल सरायों से कह रहा है कि और भी ज़्यादा कह रहा है ब्रांचेस निकलेंगी, तो आपने बता देना ये 175, 170 सबसे निकलती है। तो टोटल कितनी सराय होगी यानी टोटल कितनी शाखाएं निकल गई, तो 700। तो आप अगर आपसे पूछो कुल शाखाएं कितनी है, कुल संख्या कितनी है शाखाओं की, तो आप बता देना कितनी है, 700। अगर आपसे पूछे मूल सराय कितनी है तो आप बोल देना 40। अगर आपसे पूछे प्रकार कितने सराय होगी तो 4, ठीक है। अब ये 700 सराय निकल गई। अब ऐसे तो होगी नहीं कि केवल एक जगह पर ये सराय होंगी, ये हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होंगी। आपके हाथ में भी, पैर में भी, थॉरक्स में, एडोन में, सब में और हेड में, सब में ये सराय होंगी। तो अब इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, ये जो 700 सराय है वो किस तरह से डिवीजन किया गया। पहला शाखाओं में यानी कि 2 हाथ 2 पैर होते हैं आपके, फिर मध्य शरीर यानी थॉरक्स और एब्डोमेन वाला रीजन, और उदर जत्रुगत यानी ENT वाला यानी क्लेविकल से जितना भी ऊपर वाला पोर्शन है हेड वाला रीजन, वो सारा उदर जत्रुगत में आ जाता है। हम शाखाओं की बात करें तो शाखाओं में हमारे पास 2 हाथ आ जाते हैं, 2 पैर आ जाते हैं, ठीक है। उन शाखाओं में कितनी बताई गई है, उन शाखाओं में बताई गई 400 सराय होती है। अब 400 सराय कैसे, देखो एक शाखा में 25 होती है और हमारे पास कितनी शाखाएं होती है, 4। भाई 2 हाथ 2 पैर तो 4 हो गए ना, तो 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और उन सब में कह रहा 10 वात की होंगी, 10 वात की होंगी, 10 पित्त की होंगी सराय, 10 कफ की सराय होंगी, 10 रक्त की सराय होंगी। तो चारों में कह रहे 10 सराय होंगी। अगर आप इनका कह रहे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 400। और उसी तरह मध्य शरीर यानी थोरक्स और एब्डोमेन वाले रीजन में कितनी होती है, 136 होती है, 136 होती है, ठीक है। तो अब कह रहा है थॉरक्स में कितनी होगी, मध्य शरीर में क्या 34 होंगी, और सबकी कह रहा है 4 4 होंगी, 10 रक्त की, 10 पित्त की, 10 वात की। तो इसी तरह से कह रहा है उदर जत्रुगत में है 164 होती है, एक की कितनी होती है 41, और चारों की होंगी उस मतलब चारों की कह रहा है क्लेविकल में होंगी, रस की भी रक्त की भी, तो कितनी हो जाएगी 164। फिर हम बात करते हैं सिराओं के प्राकृतिक और विकृत क्रम में, प्राकृतिक और विकृत क्रम में, ठीक है। प्राकृतिक क्रम जैसे देखो, प्राकृतिक क्रम आप ऐसे एग्जांपल में समझा सकता हूँ, जैसे दूध क्या हो गया और देख दूध से दही बन गया, तो दूध कह रहा प्राकृतिक कर्म हो गया। अब जो दूध से जो दही बना वो विकृत कर्म हो गया, ठीक है। इस तरह आप समझ सकते हो। हम बात करते हैं वात व सराय की। अब ये वात व सराय क्या होती है, मैंने फिर पहले भी बताया, ऐसी सराय जो वात को कैरी कर रही है तो वात व सराय हो जाएंगे। अगर वो सराय उन सरायों में कह रहा है कि जो वात है यानी जो वायु है वो शुद्ध वायु हुई, वही वात व है तो वात किसको कैरी करेगा, वायु को कैरी करेगा। अगर उन सिराओं में जो वायु है वो शुद्ध वायु हुई तो कैसे कर्म हो जाएंगे, प्राकृतिक कर्म हो जाएंगे। अगर उन सिराओं में देखो मान लो ये कोई सराय है, अगर कौन सी सराय है, वात वह की सराय है, अगर इस सराय में कह रहा है कि शुद्ध वायु हो गई तो उसके प्राकृतिक कर्म होंगे, और इसी कह रहा है कि हमारे पास सराय में कुपित वायु हो गई तो विकृत कर्म हो जाएगा इसका। यानी कि वो वात डिपेंड करता है वायु पे, भाई वात व सराय में वायु कैसी है, अगर वो शुद्ध वायु है या फिर कुपित वायु है, ठीक है। अगर वो शुद्ध वायु होंगी तो उसके जो काम होंगे वो अच्छे होंगे, भाई जैसे ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, न्यूरो रेगुलेशन हो रहा है, एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि सब कुछ अच्छा काम होगा। अगर मान लो जो वायु है वो कुपित वायु हुई, सिरा के अंदर ही कुपित वायु हुई तो कैसे रोग हो जाएंगे, वायुजन रोग हो जाएंगे। भाई वात व सराय की तो है, वात व सराय है तो वायुजन रोग हो जाएंगे। और वायुजन रोग क्या होते हैं, जैसे कि संधिशूल, देखो वायुजन रोग कैसे होते हैं, देखो अगर आपने वायु के प्राकृतिक कर्म विकृत कर्म करेंगे तो बस वही लिखने हैं इसमें, भाई वायु के प्राकृतिक कर्म लिख देना, उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, वेग, प्रगति, सामवेग, धातु नाम, पार्श्वेन चय, ये प्राकृतिक कर्म होते हैं। यानी उत्साह का जो कार्य कराता हो, धातु को बैलेंस करने का जो कार्य कराता हो, या और आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो, बाहर छोड़ रहे हो, तो वो उसका कौन काम करा रहा है, वात व सराय, ठीक है। बस प्राकृतिक कर्म लिख देने हैं वात के, और यहाँ पर विकृत कर्म लिख देने हैं, जैसे कि वायुजन रोग, संधिशूल, उपसन। देखो मैं इसमें आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि जितने भी कह रहे हैं कि पेन यानी सूल वाला होगा ना,
जब भी आपकी बॉडी में सूल होगा तो उसका मेनली कौन कारण होगा, वात ही कारण होगा। बिना वात के कहीं भी सूल नहीं होगा। आपने बोला मेरी बॉडी में दर्द है, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जो वात है वो कुपित हो गया। बिना वात के कुपित हुए आपकी बॉडी में पेन नहीं हो सकता। जहाँ जहाँ सूल है वहाँ वहाँ वात है। जैसे कि संधि सूल हो गया यानी जॉइंट पेन होगा, ठीक है। और इंडाइजेशन का कारण भी आप लिख सकते हो। बस इसमें आपको जो मेन कॉन्सेप्ट था वही बताना था। जैसे मैंने यहाँ लिख भी रखा है, देखो वात जो होता है वो हमेशा, देखो वात हमेशा बिना वात के पेन नहीं होगा, मतलब जहाँ वात नहीं है वहाँ पेन भी नहीं होगा, जहाँ पेन है वहाँ वात होगा। और बिना पित्त के कह रहा है कि दाह नहीं होगा, जहाँ मतलब बर्निंग सेंसेशन नहीं होगा, मतलब जहाँ बर्निंग सेंसेशन है वहाँ पित्त का रोल जरूर होगा। जैसे मान लो आपके हाथ जल जाए या फूक जाए या कट जाए तो उसमें जो बर्निंग सेंसेशन होगी उसमें पित्त का रोल होता है। और जहाँ पर बिना कफ के कहीं सोज का नहीं होता, जैसे आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाए, आपके कहीं ट्यूमर हो जाए, तो उसका जो मेनली कारण होता है वो कफ होता है। देखो ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपके क्लिनिकल के लिए, क्योंकि इनसे आप समझोगे चीज़ों को, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिए वो। अब हम बात करते हैं पित्तवह की। भाई पित्तवह सराय है। मान लो ये सराय है, ये ऐसी सराय थी जिसमें वात जा रहा था। अब मान लो ये देखो, ये ऐसी सराय थी जिसमें वात था। अब ये ऐसी सराय है जैसे पित्तवह सराय है, मतलब पित्त की सराय है। अगर इस सराय में जो पित्त शुद्ध होगा, अगर पित्त शुद्ध संचार कर रहा होगा तो जो आपकी जठराग्नि है वो बराबर रहेगी। भाई पित्त का प्राकृतिक कार्य क्या है? खाने में जठराग्नि कह रहा मजबूत रहेगी, ज़्यादा खाने को पचाएगी, ठीक है, अन्न में रुचि आएगी। और पित्त का कार्य क्या होता है? आपकी बॉडी पे जो चमक आ रही है वो भी पित्त के कार्य की वजह से ही आती है। अगर मान लो इस सिरा में जो, और इस सिराय में जो मान लो कुपित पित्त है, कुपित पित्त होगा, ठीक है, तो पित्तजन रोग हो जाएंगे। अब पित्तजन रोग कैसे हो जाएंगे? अम्ल पित्त यानी एसिडिटी हो जाएगी, कंडू इचिंग हो जाएगी, ये सब की कुपित पित्त के हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कफ व सिराय की, ठीक है। अब मान लो ये सिराय, अगर इस सिराय में कह रहे हैं ये सिराय कफ व सिराय होगी और इसमें जो कफ होगा वो शुद्ध कफ होगा, ठीक है। तो अगर इन सिराओं में शुद्ध कफ होगा तो आपकी संधियों में स्थिरता रहेगी, उत्साह रहेगी, दृढ़ रहेगी। और कुपित पथ हो गया तो कफजन रोग हो जाएंगे, अरुचि हो जाएगी, मतलब खाने में कोई रुचि नहीं रहेगी, अनिंद्रा बहुत ज़्यादा नींद आएगी, ठीक है। संधियों में स्थिरता का मतलब होता है कि मजबूती रहेगी, उत्साह रहेगा, क्यूरसिटी रहेगी कुछ काम करने के लिए। और रक्त व सिराय में क्या है? वही है, तो जो रक्त होगा वो शुद्ध रक्त होगा। तो सिराओं में कह रहा है कि शुद्ध रक्त का संचार होगा, तो वही बताया जा रहा है। मतलब जो रक्त व सिराय है उनमें जो रक्त होगा अगर वो शुद्ध हुआ तो आपकी धातुओं की पूर्णता होगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी रक्त है वो आगे जाके धातु की उत्पत्ति करती है, मांस की, मेद की, अस्थि की, तो वो धातु को ही तो बनाती है, ठीक है। और सुंदर रूप भी रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आपको फोड़ी फुंसी होते हैं तो इनमें मेन रोल किसका होता है? आपके रक्त का होता है, ठीक है। बोलते हैं ना कि मेरे चेहरे पे फोड़ी फुंसी निकल रही है, तो आपका जो खून है वो शुद्ध नहीं है, इम्प्योर हो गया है। और उसके लिए आप ट्रीटमेंट भी अलग से हमारे आयुर्वेद में कराते हैं, जो लीच पीच होती है उसको इम्प्योर ब्लड को निकालने का आते, जो पंचकर्म आप सीखोगे वो बात का काम। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, यदि रक्त व सिराय में शुद्ध रक्त होगा तो धातुओं का पूर्णता हो जाएगी, सुंदर रूप होंगे, उनके प्राकृतिक कर्म लिखने हैं। और यदि रक्त व सिराय में कुपित रक्त होगा तो उनके विकृत कर्म लिख देने हैं, जैसे रक्तपित्त, आमवात और रक्तचाप। रक्तपित्त को गाउट कहते हैं, ठीक है, और आमवात को रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, और रक्तचाप को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ये एग्जाम्पल, ये हमारे प्राकृतिक विकृत सिराय हो गई। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूँ, भूल जाता है इसको, कि देखो कुछ हमारे बॉडी में कह रहा है कि हमारे शरीर में कुछ अवैध सिराय होती है। अवैध मतलब जिनको हम कह रहे हैं कट नहीं कर सकते, जैसे मान लो किसी सर्जरी हो रही है, इन सर्जरी में कह रहा है कि जो भी सर्जन है इन सिराओं का ध्यान रखिएगा कि ये सिराई कट नहीं होनी चाहिए। ऐसी कितनी सिराई होती है? 97 हमारे बॉडी में सिराई होती है। अगर ये सिराई कट गई तो आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। अभी आपको ये ध्यान नहीं रखना है ये कौन सी सिराई होती है, बस आपको इतना ध्यान रख लेना है कि 97 अवैध सिराई होती है। और सर्जरी के दौरान ये वेदन नहीं होना चाहिए, इनको वेदन मतलब कटना, पंचर होना नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। थैंक यू गाइस।